तो चलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा आपसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो चलिए लॉक करिए जल्दी से, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां पर ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी भागीदारी होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी, कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जवाब राइट हो गया। मतलब कह सकते हैं कि ए का जो मतलब पहला क्वेश्चन है उसको ऑप्शन बी राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, यह सर्वप्रथम निश्चित जो किया था किसने। तो देखो समय भी दे दिया है कि 1867 में, है ना, सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था तो 20 रुपए आंकी गई थी। और ये आपके कौन है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था और 1867-68 में जब बताया था कि 20 रुपए, कितना प्रति व्यक्ति जो आपकी रुपए थी वो 20 रुपए ही मात्र थी उस समय। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन आ गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। तो चलिए 3 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो आपको जवाब देना है सही क्या हो जाएगा, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। अभी हमने बताया था कि जैसे आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन हमने पढ़ाया है वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको जैसे एग्जाम में आने हैं वैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी, अभी हमने आपको बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। याद होगा कि इसमें से वृद्धि दर जो आपकी आई थी -1%, 0% आपको देखने को मिली थी। 61 से 65 के बीच आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में फसल बीमा योजना की जो शुभारंभ हुआ ये कब हुआ था। तो चलिए लॉक करिए, इस प्रश्न का जवाब जो बनेगा क्या हो जाएगा, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन आपका सी 1985 में। कब, तो आपकी 1985 में। याद रखिए 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान ये कह सकते हैं फसल बीमा की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना शुरू की गई या लागू की गई। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो चलिए यहां पर बही से याद रखिए 92, क्या, बही से याद रखिए 92। ठीक है, और चकबंदी से याद रखिए 54। ठीक है, चकबंदी भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो चकबंदी से याद रखिएगा यहां पर आपका 54 अर्थात 1954, लेकिन बही से याद रखिए 92, और 92 कहां पर है, ऑप्शन याद है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। किसान बही योजना 1992 में चालू की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया था, यहां पर बताइएगा। तो चलिए 8वीं योजना आपकी आई, इसके अंतर्गत क्या हुआ, यहां पर याद रखिए कि अंतर्गत देख सकते हैं योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त कर दिया था। तो यहां पर 6 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके 15, कितने, तो आपके 15 क्षेत्रों में इन्होंने यहां पर जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया, विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जो जनक कहलाते हैं कौन कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिल ही रहा है, हर एक मॉडल पेपर मिलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपके जनक है आपके कौन, तो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इन्हें 1970 में, कब, तो आपके 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो आपके यूएसए के रहने वाले हैं, याद रखिए। और इन्होंने जो प्रयोग किया था, ये प्रयोग जो किया था वो मैक्सिको में किया था। ठीक है, प्रयोग जो किए थे ये मैक्सिको में किए थे, मैक्सिको में ही सर्वप्रथम गेहूं पर इन्होंने प्रयोग कर डाला था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो आपके स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, इतना पॉइंट आपका हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो क्वेश्चन दिया गया है,
चलिए, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? तो चलिए, अभी अभी आपने मॉडल पेपर में पढ़ा था कि भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है वो आपकी कौन सी है। तो चलिए, मजा आ रहा होगा आज आपको पढ़ने में, क्योंकि जो हमने पढ़ाया है अभी तक मॉडल पेपरों में वो आज आपको सामने साक्षात दर्शन हो रहे होंगे, है ना। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है वो आपकी कौन सी है। तो आपका ए नंबर हो जाएगा, आपका पंतनगर हो जाएगा। क्या? पंतनगर आपको पता होगा कि आपके 1966 में माना जाता है, और ये जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है ये पंतनगर में है, जो कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इसी को दिया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है, यहाँ पर आ गया ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है ये किससे संबंधित रखता है? तो चलिए देखो, इकोनॉमिक्स होता है, मतलब इकोनॉमिक्स जो होता है बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन अच्छा सब्जेक्ट होता है। तो जितने लोग भी जुड़े हैं और अच्छा लग रहा है तो उतने लोग ही लाइक जरूर करेगा, क्योंकि सबको तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, अच्छा उसे लगेगा जो थोड़ा दिल से पढ़ाई कर रहा होगा, सीरियस होकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या? बी नंबर, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो होता है वो आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और याद रखिए, डेयरी विकास मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी किया गया था। कब? तो 1970 में। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। और याद रखिए, इसके सूत्रधार कौन कहलाते हैं? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, वर्गीज कुरियन। कौन है? तो आपके वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का यहाँ पर सूत्रधार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके वर्गीज कुरियन आपका जवाब बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो चलिए, यहाँ पर 10 को ऑप्शन देना है, और यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 98 से 99। क्या? 98 से 99। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 से 99 अर्थात 1998 से 99 में आपका शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और समय में सरल और आसान तरीके से उनको आर्थिक सहायता दी जा सके, ताकि खेती को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये कहाँ पर है? तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का जवाब आ रहा है यहाँ पर डी। तो आपके कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो जितना हम डेट भी बता रहे हैं तो इनको भी ध्यान रखिएगा, इनको भी फोकस करिएगा, क्योंकि डेट भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, पूछी क्या? हमेशा पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन आपका आ गया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये तो क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है, इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा, है ना। कह रहा है मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो आरंभ किया गया ये कब जारी किया गया था? तो ये तो आपको पता है 2014 में, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कब? तो सितंबर 2014 में। तो इस प्रश्न का जवाब बनेगा कौन? बी नंबर हो जाएगा, सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि भारत को एक प्रमुख निवेश कह सकते हैं, एक विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना था। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो कौन था? भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ ये कौन सा यहाँ पर उद्योग था? तो चलिए यहाँ पर दिया है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग और आपका अभियांत्रिकी। तो याद रखिए, सबसे पहले भारत में यहाँ पर कुटीर उद्योग का यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए देखो, आपकी जैसे सूती वस्त्र हो गया, है ना, तो देखो इसका निर्माण तो बहुत ही स्तर पर किया जा रहा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, नवरत्न का विचार संबंधित है। ये बताइए, नवरत्न जो होता है, नवरत्न किसे कहा जाता है? ये नवरत्न ठंडा ठंडा तेल वाले को बोलते हैं क्या, या आपको कौन होता है? याद रखिएगा कि जो नवरत्न जो विचार संबंधित है वो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित जो आपके उद्यम है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। देखा जाए, सरकार जो देखती है ग्लोबल कंपनी होने की एक संभाव्य क्षमता देखती है कि इसका जो टर्नओवर है वो कितना टर्नओवर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और कंपनियां होती है, महारत्न भी कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? जो आपके डेली यहाँ पर कह सकते हैं कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा जो तैयार करता है, इसकी जिम्मेदारी जो होती है या उत्तरदायी है वो कौन सा मंत्रालय होता है, किसके अंतर्गत आपका हो जाएगा?
तो 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। जो वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, रिपोर्ट देता है, वो वित्त मंत्रालय करता है ना, वित्त मंत्रालय होता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भारत का योजना आयोग है। ये जो भारत का योजना आयोग है ये क्या है, एक संवैधानिक है या एक असंवैधानिक है, ये क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर भारत का योजना आयोग जो आपका है क्या है, तो आपका यहाँ पर दिया गया है क्या, पहला दिया है स्वायत्त शासी, है ना, फिर दिया है सलाहकार, एक संवैधानिक, एक वैधानिक संस्था। इनमें से जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी, ये एक प्रकार की सलाह संस्था थी। क्या थी, ये एक प्रकार की सलाह मतलब थी। इसकी स्थापना की गई थी आपकी 15 मार्च 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। ये एक प्रकार की कैसी संस्था है, तो कह सकते हैं असंवैधानिक है। क्या है, असंवैधानिक संस्था, याद रखिए असंवैधानिक संस्था है, क्योंकि जो संस्था संविधान बनने की पूर्व बन गई है उनको संवैधानिक कहा गया है, लेकिन संविधान बनने के बाद यहाँ पर ये जो बनी थी 15 मार्च 1950 को, इस प्रकार से याद रखिए ऑप्शन बी, ये एक असंवैधानिक संस्था आपकी है, ठीक है ना। चलिए, और आपको पता है कि जो भारत में योजना आयोग है वो खत्म हो चुका है। अब ये योजना आयोग खत्म हो गया है 1 जनवरी 2015 से। कब, 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 से अब यहाँ पर आपका नीति आयोग का गठन कर दिया गया है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है। तो चलिए बताइएगा, नीति आयोग का सीईओ जो है वो आपका कौन है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सीईओ की बात कर रहा है ना, तो आपके हो जाएगा अमिताभ कांत। कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा अमिताभ कांत, आपके जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपके उपाध्यक्ष की बात करता तो आप डॉक्टर राजीव कुमार बता देते। क्या, अगर पूछ लेता कि इसके उपाध्यक्ष कौन है तो आपकी राजीव कुमार हो जाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। तो चलिए बताइएगा, लघु उद्योगों के लिए कार्य करने वाला ऐसा बैंक है, और ये बैंक कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिडबी बैंक, है ना। सिडबी बैंक जो आपका है कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सिडबी बैंक आपका है, अर्थात कह सकते हैं SIDBI, सिडबी है, जो कि लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करने वाला ये प्रमुख बैंक आपका है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए लॉक करिएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला होगा कि आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक इंडिया, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, हमने आपको बताया था कि स्टेट बैंक जो कि आपके 1955 में राष्ट्रीयकरण आपको किया गया था, है ना, जो कि आपका इंपीरियल बैंक था 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी 1921 में, और इंपीरियल बैंक का ही नाम आगे बढ़कर 1955 में स्टेट बैंक आपका इंडिया कर दिया गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब की गई थी, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, हर एक बच्चे को यहाँ पर जवाब सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया स्थापना, क्या दिया है, स्थापना हुई थी 1935 के तहत। आपका भारतीय जो अधिनियम आया था उसी के तहत आपका अधिनियम आया था, 34 वाले के अकॉर्डिंग ये हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिए आपका 35 इसका जवाब हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, ये राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1949 में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट में यहाँ पर फोकस करिए, क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन गलत होता है। देखो स्थापना होती है तो 1935 लगाएंगे, और राष्ट्रीयकरण बोलता है तो 1949 लगाना है। दोनों पॉइंट पर फोकस कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर बताइए, एक शब्द दिया गया वैश्वीकरण, ये बताइए वैश्वीकरण मतलब होता क्या है। तो याद रखिए, जो घरेलू अर्थव्यवस्था होता है ना, जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर दिया जाए, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के साथ जब एकीकरण किया जाता है तो उसे वैश्वीकरण का कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो वैश्वीकरण उपयोग किया गया था, एक अर्थशास्त्रियों ने किया था 1980 से। कब, 1980 से ये आपका किया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपके सामने आ गया, सरकार द्वारा लगाया गया अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना जाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है।
तो चलिए याद रखिएगा, किसी प्रकार का प्रतिबंध है या किसी चीज में अवरोध है तो यहाँ पर कह सकते हैं उसको जब हटा दिया जाता है, क्या प्रतिबंधों को जब हटा दिया जाता है तो उसे बोला जाता है उदारीकरण। क्या किया जाता है? उदारीकरण कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। जैसे कि हम आपको बता दें कि आपके ये तो आपके कह सकते हैं सरकार है, जैसे आपके अमेरिका में है, अमेरिका में जो आपके थे कह सकते हैं कि आपके डोनाल्ड ट्रंप जब थे उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना, उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो आपके नए राष्ट्रपति आपके जो बने हैं उन्होंने टिकटॉक को क्या कर दिया है, तो आपको मुक्ति कर दिया था, जो अवरोध थे उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ऐसे जो आप वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में उसे बोलते हैं उदारीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित थे या संबंधित हैं? तो चलिए बताइएगा, वर्गीज कुरियन जो कि अभी हमने आपको बताया कि दुग्ध क्रांति से, क्या दुग्ध क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड तो आपने नाम सुना ही होगा, उन्हीं से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जिसे हम लोग दूध क्रांति के नाम से जानते हैं या दूध उत्पादन से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनते हैं। तो बताइएगा वाणिज्यिक फसलें, यहाँ पर वाणिज्यिक फसलें दिया गया है। तो बताइएगा जो व्यापार की दृष्टि से, व्यापारी की दृष्टि से जो बोई जाती हैं वो आपकी कौन सी फसलें होती हैं। याद रखिएगा कि आपकी जो कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है और तंबाकू। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, ये आपकी वाणिज्यिक फसल आपकी होती हैं। याद रखिएगा, है ना। हाँ, याद रखिए कुछ और भी होती हैं, जैसे मान लीजिए रोपण फसलें होती हैं, जैसे चाय, काफी, नारियल और रबड़, ये आपकी रोपण फसलें कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर 25 का जवाब देना है। कह रहा है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कर की जो दर होती है उनमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। क्या? वृद्धि हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की यहाँ पर जो कर होता है वृद्धि होगा, मुद्रा की तरलता समाज में कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन नोट करिएगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, कह रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, और सही नहीं है तो बताइए कौन सा नहीं सही है। देखो पहला दिया गया है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर कहाँ घूम रहे हैं? पांचवी जो आपकी थी वो 74 में थी, 1974 से लेके 79 तक ये आपकी पांचवी आपकी थी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी प्राप्ति थी 4.4 थी, जबकि हासिल हुई थी 4.8, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बन गया था, है ना। तो यहाँ पर ए नंबर जो आपका है गलत हो गया है। वहीं पर 8वीं जो आपकी है 92 से 97, 11वीं है 7 से 12 और पहली है 1951 से 56। क्लियर है? ए नंबर आपका गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। तो चलिए आपको एक मॉडल पेपर में हमने बताया था अभी हाल ही में, इसके पहले वाला जो मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए हैं वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिला भी था। तो चलिए यहाँ पर जवाब जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसमें से उद्देश्य था कि तीव्र, समावेशी और धारणीय विकास का रखा गया था। योजना की बात करते हैं 12वीं, ये आपके 12 से अर्थात 2012 से लेके ये आपके 2017 के लिए आपकी रखी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। चलिए बताइएगा योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा होता है? या देखिए जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, कौन? सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है उसके द्वारा योजना पत्रिका के क्या होता है? प्रकाशन होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये कैसी है? एक मासिक पत्रिका है। कैसी है? मासिक पत्रिका, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 29 का जवाब देना है। और 29 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो वित्त सचिव होते हैं, क्या वित्त सचिव होते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं अर्थात वित्त सचिव के हस्ताक्षर आपके होते हैं। जबकि देखा जाए जो आपके नोट होते हैं 1 रुपए के ऊपर के जो भी नोट होते हैं उनमें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके कह सकते हैं हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन
का विज्ञान है। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा सी, एडम स्मिथ ने कहा था। किसने? एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर 2015 दे रहे हैं। सभी का जवाब 2015 आ रहा है, 2015 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जवाब यहाँ पर 2015 नहीं होगा, ये 2014 को की गई थी। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए 2014 को की गई थी, 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। और जनधन योजना भारत में जो कि वित्तीय समावेशन एक प्रकार की राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य था कि देश भर में जो सभी परिवार हैं उनको बैंकिंग सुविधा मुहैया कराया जाए, प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोला जाए। और इस योजना के साथ साथ देखा जाए तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शुभारंभ की अगर बात करता है तो शुभारंभ हुआ था आपके कब? तो आपके 28 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। कब? तो 28 अगस्त 2014 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में मिला था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिया भी गया था। तो चलिए बताइएगा सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब बनेगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए क्या बात है, सभी का जवाब यहाँ पर डी आ रहा है। जो दिया गया है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र दिया है, और सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर निजीकरण। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, निजीकरण आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होती है? मतलब आपसे ये बोला गया है कि अगर मुद्रा बहुत अधिक हो, है ना, मुद्रा क्या है आपके पास बहुत ज्यादा है, मुद्रा आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन माल बहुत कम हो रहा है, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अस्फीति होगा, या मुद्रास्फीति होगा, या मंदी होगी, या गतिरोध, या कह सकते हैं गतिहीनता हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए ये मुद्रास्फीति होती है। इसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। या आपके पास मुद्रा बहुत है, माल बहुत कम है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ग्रीन बैंकिंग, यहाँ पर ग्रीन बैंकिंग दिया गया है कि बैंकों द्वारा वनों का निकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं को वित्त दिया जाता है, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब बताना है इनमें से सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखिए यहाँ पर इनमें तीनों में से कोई ऐसा कोई आपका पॉइंट आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट आपका नहीं दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है ग्रीन बैंकिंग का? तो ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य है कि बैंक में जो तकनीकी माध्यम है जैसे कागज का इस्तेमाल है, इसे हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध कीजिए, और यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको ना काटें, है ना, ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर बैंकिंग तकनीकी के माध्यम को, कागजों को यहाँ पर इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है FAO का किसका संक्षिप्त रूप है? FAO जो बोला जाता है किसे कहा जाता है? ये आपका है क्या? तो आपका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? भारत में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता इनमें से कौन सा है? प्रबंधकर्ता पूछा गया है, तो बताइएगा केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, या भारतीय रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, या भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता बोला गया है, तो आपको डी नहीं लगाना है, आपको लगाना है बी। यहाँ पर जो आपका RBI है अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें कि जो आपका RBI था, है ना, RBI था, इसका पहले जो चला करता है ना कि वित्तीय वर्ष जो चलता था, वित्तीय वर्ष ये पहले जो चलता था वो आपके 1 जुलाई से चलता था। ठीक है, हमने एक वीडियो में बताया था 1 जुलाई से चलता था, लेकिन इसके 2020 में क्या हुआ था? 2020 में 3 महीने करीब आपको डिले कर दिया गया था, 3 महीना डिले कर दिया गया था। तो
तो इसके बाद बोला गया है कि अब जो इसका वित्तीय वर्ष होगा वो आपका 1 अप्रैल से होगा। तो इसका याद रखिएगा कि अब यहाँ पर आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल हो गया है। पहले कितना होता था, तो आपके 1 जुलाई से होता था, लेकिन अब क्या है 1 अप्रैल कर दिया गया है। ये आपके 2020 में जो 3 महीना डिले हुआ था उसके माध्यम से है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, अपडेट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है। हाँ, यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, फिर आपके ऑब्जेक्टिव और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कृषि और उत्पादन क्षेत्र, कह रहा है हरित क्रांति जो कि आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, आप सभी को पता है। यहाँ पर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको पता है। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला दिया गया है नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से है। और इसके बाद दिया गया है रजत क्रांति, जो रजत क्रांति है, रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध आपके किससे है, तो आपके अंडा उत्पादन, मुर्गी आपका हो जाएगा। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति, देखो रजत रेशा क्रांति एक कपास उत्पादन से, रेशा से आपको याद रखे कपास हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा जो आपका होता है जूट उत्पादन से, ठीक है। स्वर्ण रेशा ये जूट उत्पादन से होता है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोल्डन क्रांति ये आपके फल उत्पादन से संबंधित होती है। और अगला दिया गया है भूरी या धूसर क्रांति, भूरी या धूसर क्रांति बोलते हैं उर्वरक उत्पादन से बोलते हैं। गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से हो जाएगा। और गुलाबी क्रांति होती है प्याज से या झींगा उत्पादन से होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है बैंक में। तो देखिए कुछ बैंक आपके हैं जिनके पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी आपके 1955 में। आपको हमने बताया था कि पहले बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को पहले हम लोग इंपीरियल बैंक कहते थे। क्या इंपीरियल बैंक, कब, तो आपके 1921 में स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक की, लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास या आपकी 1975 में, नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में, सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन चारों बैंकों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे हम आपको बताएंगे और भी, लेकिन यहाँ पर जो ये 4 बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड बैंक, सिडबी बैंक, इसकी स्थापना को तो हमने बता दिया है, मुख्यालय कहाँ पर है, कार्य क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने टॉपिक बता दिया है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर देखो दिया है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आपका टका है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाली रुपया हो जाएगा। इराक की राजधानी करते हैं तो इराकी जो आपका दिनार है, ठीक है। इटली की अगर बात करते हैं तो पहले आपकी लीरा हुआ करती थी, इटली की पहले लीरा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर इटली की क्या हो गई है, तो आपका यूरो हो गया है। कुल मिला के अगर ऑप्शन में आता है आपका यूरो, तो आपको यूरो लगाना है क्योंकि वर्तमान में यूरो हो गया है, पहले लीरा हुआ करती थी। तो आपको ये पॉइंट को है स्क्रीनशॉट लीजिए और सारा दिन अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा, ठीक है। सारा दिन स्टेटस में लगाएंगे तो लोग कहेंगे कि क्या क्या लगाता रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिए लीरा पहले थी, अब वर्तमान में यूरो हो चुका है। अगला दिया गया थाईलैंड। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो आपकी थाई बाहत है, ठीक है। क्या है बाहत ही, तो आप जानते हैं। वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनामी डोंग, ठीक है, वियतनामी डोंग है, ये आपकी वियतनाम की है। ईरान की बात करते हैं तो ईरान की क्या है, तो आपकी रियाल है, ठीक है, इसको नोट करिएगा। चीन की युआन है, आप लोग जानते हैं। जापान की येन तो आप लोग जानते ही जानते हैं, और भारत का तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तुर्की की बात करते हैं, तुर्की की क्या है, तो लीरा। अब देखिए तुर्की वाला यहाँ पर टर्किश लीरा जो आपकी है तुर्की की है। मलेशिया की क्या है, तो आपकी रिंगरिट है, क्या है, रिंगरिट। और दक्षिण कोरिया की है दक्षिण कोरियन वान है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से आज रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वित्त आयोग से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान के जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर देखो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपके के.सी. नियोगी। वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना है। वहीं पर आपके जो 10वां पूछा जाता है, 10वें के आपके के.सी. पंत थे, ठीक है। कौन, के.सी. पंत थे। और यहाँ पर जो आपके दिया गया है कौन सा, तो आपके 13वां को याद रखिए, 13वां के विजय केलकर हैं। 14वें के कौन थे, तो आपके डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। अब 15वां वर्तमान में आपके कौन है, तो आपके एन.के. सिंह। तो आपको याद रखिए पहला और 15वां, ये तो आपको याद कर लेना है। ये काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए, तो क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में देगा रुपए को देगा, या कह सकते हैं चेक को दे देगा, या आपको और भी ऑप्शन कर देगा, है ना। यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को बुलाता है स्मार्ट मनी। वहीं पर दिया गया है प्लास्टिक मनी किसे बोलते हैं, तो प्लास्टिक मनी एक नगद आपका कैश या किसी मुद्रा एक वैकल्पिक आपकी होती है। जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है,
डेबिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, ये सब क्या आते हैं। याद रखिए क्वेश्चन आपसे है कि प्लास्टिक मनी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखिए प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा पूरा का ले लीजिएगा, ठीक है। और आगे आते हैं, यहां पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन, चलिए कह रहा आपसे कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो चलिए 1 का जवाब देना है, यहाँ पर 1 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, है ना, भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो देखो कृषि ये तो आपका हो रहा था, हस्तशिल्प भी हो रहा था, है ना, निर्माण की कार्य जो चल रहे हैं वो भी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो पर्यटन है, जब भैया देखने लायक ऐसी कोई चीज नहीं थी तो बाहरी लोग आते ही नहीं थे, पता ही नहीं था बाहरी लोगों को यहाँ पर है क्या। तो इस कारण से यहाँ पर ये व्यवसाय नहीं था, उस समय व्यवसाय नहीं था, नॉर्मल से लोग देख लिया खत्म हो गया। लेकिन अब ये क्या हो गया, पर्यटन एक व्यवसाय हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री इनमें से कौन है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री इनमें से कौन से हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहां पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, ये आपके हैं प्रोफेसर जे के मेहता हैं। प्रोफेसर जे के मेहता हैं जिन्होंने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो आपका है ये कौन सा क्षेत्र है, यहां पर देखते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं और ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र और आपका कृषि क्षेत्र। किसे जवाब देंगे, तो यहाँ पर सभी का जवाब आ गया है कृषि क्षेत्र। हमने आपको एक पॉइंट और भी बताया था, पॉइंट ये बताया था कि वर्तमान में देखा जाए जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो आपका कितना है, तो आपका कम बचा है ना, काफी कम बचा हुआ है। सबसे ज्यादा आपका सेवा क्षेत्र ही वर्तमान में आपका है। लेकिन देखा जाए, हमने बताया था जैसे अभी आपकी कोरोना काल आया था, कोरोना आया था, कोरोना के समय क्या हुआ था, जितनी भी कंपनियां थी वो आपकी बंद हो गई थी और कृषि को बढ़ावा दिया गया था एक बार फिर से, है ना। तो हमने बताया जब भी कभी कोरोना आए या ऐसी घातक बीमारी आती है जिसमें से जो आपकी जनता होती है अस्त व्यस्त हो जाती है, तो हमेशा कृषि पे बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि यही हमारी क्या है, रीढ़ है, इसी से सब कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, 4 का जवाब देना है। यहाँ पर है टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार और आपका पुजारी। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं ऑप्शन डी आ रहा है। यहाँ पर जो आपके पुजारी हैं, पुजारी ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र बोलते हैं किसे, तो आपके सेवा क्षेत्र बोलते हैं। याद रखिए पैसे से रिलेटेड नहीं है, ये सेवा से रिलेटेड है, अर्थात ये सेवा कर रहे हैं। जैसे बैंक होती है, ये भी आपकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। मजाक की बात अलग होती है, सीरियस की बात अलग होती है। तो ये देखो देश की सेवा कर रहे हैं, जैसे बैंक है तो आप पैसा रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी, पुजारी, जो आपके सेवा क्षेत्र से है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पर देखो दिया गया है प्राथमिक जो आर्थिक जनगणना थी, ये जो आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं यूपीडब्ल्यूएससी से आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा 5 का जवाब जो बनेगा यहाँ पर सही कौन हो जाएगा। तो आपके प्राथमिक जनगणना जो कि आर्थिक जनगणना दिया गया है और आर्थिक दिया गया है, तो इसका जवाब क्या बनेगा। तो याद रखिए 1977 में, कब, 1977 में आर्थिक जनगणना की गई थी। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, यहाँ पर 6 का जवाब देना है और 6 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई इसमें से क्वेश्चन सबको जवाब देना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी का क्वेश्चन गलत हो सकता है, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% आपका सही होना चाहिए। चलिए 6 का ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और सभी का जवाब आ गया है यहाँ पर आपका सी नंबर। ये आपके हैं MS स्वामीनाथन। याद रखिए एक स्पेशल क्लास हम आपको देंगे जो कि आपके एग्रीकल्चर से होगी। एग्रीकल्चर में जितना भी हरित क्रांति है उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर में जो आपका स्वामीनाथन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, और ये कहाँ पर किसका उत्पादन हुआ, ये क्वेश्चन खूब बनेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका हो गया है। भारत में स्वामी जो माने जाते हैं वो स्वामीनाथन को ही माना जाता है। वैसे देखा जाए विश्व में, तो विश्व में किसे माना जाता है, तो आपके जो नॉर्मन बोरलॉग थे। और अगर आपसे ये पूछे कि हरित क्रांति का जो हरित क्रांति नाम शब्द दिया है वो किसने दिया था, विलियम गॉड ने। किसने, विलियम
विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड ने ये हरित क्रांति शब्द दिया था। तो ये भी नोट करिएगा कि हरित क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो विलियम गॉड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो आपके नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछे भारत में, तो भारत में क्या जवाब देंगे, तो यहाँ पर आप जवाब देंगे क्या, तो आपके स्वामीनाथन। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। चलिए बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है वो कौन सी संस्था करती है, यहाँ पर जवाब देना है। और 7 क्वेश्चन काफी लोग दे भी रहे हैं। यहाँ पर आपका आ रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, कि आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कलकत्ता जी के, अब हम लोग कोलकाता बोलते हैं, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। तो चलिए बताइएगा कि कलकत्ता, जिसे हम लोग यहाँ पर कोलकाता बोलते हैं, और भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो किया, किसने किया था। 8 का जवाब देना है और 8 का जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हो जाएगा ये है आपके पीसी महालनोबिस। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पीसी महालनोबिस, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। तो चलिए सकल घरेलू बचत में क्या दिया है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता होता है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र इसमें से आता है, तो याद रखिए परिवार, क्योंकि सकल घरेलू की बात किया है तो आपको कौन सा हो जाएगा, परिवार आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, जो फैमिली होती है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी। तो बताइएगा 1947 की बात किया है, कितनी, 1947। अगर बोल देता 1867 की बात, 1867 की अगर बात कर देते तो याद रखिए भारत के प्रति वर्ष वार्षिक आय थी वो आपकी 20 रुपए आंकी गई थी, जो कि आपके दादा भाई नौरोजी ने आंका था। लेकिन ये 1947 की बात है कि वार्षिक जो इनकी आय थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 10 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा 249.60। ऑप्शन आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो अब क्या है कि 249 रुपए तो भैया एक दिन में एक लेबर को मिल जाती है ना। पहले पूरे साल की थी, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एक दिन की कमाई इतनी है। ठीक है, तो 249.60 इतने में सब काम हो जाता था, है ना। चलिए अब तो देखा जाए तो अब तो चाहे जितना हो, चाहे लाख रुपया हो, चाहे 2 लाख रुपया, काम ना हो। ये चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपको बताना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिया गया है कौन, कृषि। ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। यहाँ पर बताइए तिलहन उत्पादन में जो वृद्धि किया है वो कौन सी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, या पीली क्रांति, या इसे हम लोग पीत क्रांति बोलते। जवाब देना है और आपको ऑप्शन लॉक करना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जवाब लगभग आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, पीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए क्या आपसे यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर दें, इनको भी थोड़ा ऊपर कर दें, और इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन ऐसे ला दें। चलिए सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है। तो चलिए बताइएगा जो किसान क्रेडिट कार्ड है किसके द्वारा निर्गत नहीं होता, किसके द्वारा नहीं बना जाते। याद रखिएगा कि जो व्यापारिक बैंक है इनके द्वारा होते हैं, सहकारी बैंक भी करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लेकिन जो आपका नाबार्ड बैंक है, कौन, जो नाबार्ड बैंक है, इसके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड आपके निर्गत नहीं होते हैं। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है। ये बताइएगा कि फसल की सहायता देने के लिए सरकार कौन सी घोषणा करती है। यहां पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूनतम समर्थक मूल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपका धान होता है तो आपका 19 दशमलव कुछ रुपया, है ना, या गेहूं हो गया 15 रुपया कुछ पैसा, एक निर्धारित कर दिया था, ये सरकारी आपका होता है रेट। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। ये आपके मॉडल पेपर में भर भर के आपके क्वेश्चन भरे हैं, है ना, भयंकर भरे हुए क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर
पेपर में, और आपके एग्जाम में भी ऐसे भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। यहाँ पर भूरी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो आपका देखो चाय कॉफी तो होगा नहीं, कच्चा चमड़ा भी नहीं है, उर्वरक के उत्पादन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। और बिल्कुल लगभग 100% बच्चों के जवाब बिल्कुल से आ गए हैं और आपका जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं, यहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और यहां पर कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो देखिए यहां पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर। जिन लोगों का जवाब आ रहा है सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आपकी नहीं आती है। याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी क्या होता है, कुछ आपकी फसलें ली जाती हैं, कुछ आपकी नहीं होती हैं। तो यहां पर देखिएगा जो आपका जवाब बनेगा कौन सा, तो देखिए तंबाकू है, कोपरा है, पटसन सब में है। लेकिन जो कच्चा बाना होता है, कच्चा बाना जैसे आपका सब्जी हो गया, फूल हो गया, इनमें कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है। सब्जी तो ऐसी चीज होती है कि आज रखोगे कल खराब हो जाएगा, इसमें पानी की मात्रा इतनी होती है। लेकिन गेहूं का देख लीजिएगा, गेहूं का तो भंडार इतना होता है कि अगर आप गेहूं मिल में चले जाएं या गेहूं मंडी में चले जाएंगे तो ऐसे सड़ रहा है गल्ला, है ना। तो याद रखिए ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से अगला पूछा गया है कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था। तो बताइए कौन सी फसल थी जिसके लिए पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था एमएसपी के तहत। यहां पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिए धान के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो आपके धान के लिए किया गया था। यहां पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। और अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखिए यूपीडब्ल्यूएससी में जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन सबके माध्यम से जब कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, पूरे के पूरे नंबर आपके हाथ में मिलेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। तो बताइएगा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से आपका नहीं है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है कृषि विपणन, है ना। तो देखिएगा कि यहां पर देखिए भंडारे की सुविधा में कमी, ठीक है, परिवहन की कमी। यहां पर देखिए ऑप्शन सी अनुकूल मंडी, कौन, तो कृषि विपणन के मुख्य दोष में एक नहीं है, कौन, अनुकूल मंडी। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। चलिए बताइएगा अधिक अन्न उपजाओ ये जो अभियान प्रारंभ किया गया 21 वर्ष प्रारंभ किया गया था। चलिए लॉक करिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहां पर आपका बी। ये आपके 1949 में, कब, तो आपके 1949 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो कि अभी हाल ही में आपके मॉडल पेपर में हमने अभी सोल्व कराया था। यही क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। चलिए बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। जितना पढ़ा दें बस उतना पढ़ते रहिएगा, बेसिक वाले जितने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक जितना हम पढ़ा दें उतना पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये आपके 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपके सामने आ गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए भाई मॉडल पेपर के पूरे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो देखिएगा कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें से क्या कहा गया था, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर डी नंबर, तेज, सतत और अधिक विकास सम्मिलित था। ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना है जिसका समय है 2012 से लेके 2017 तक आपका ये रहा था। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जो विकास दर रखी गई थी कृषि के लिए वो आपकी 4%, कितना, कृषि के लिए विकास दर रखा गया था 4% रखा गया था, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। 23 को ऑप्शन लॉक करना है और आपका जवाब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से, इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा।
चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। तो चलिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, कह रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका जवाब बन रहा है। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि आयात निर्यात जिसे हम लोग एग्जिम बैंक कहते हैं, क्या आयात निर्यात जिसे एग्जिम बैंक कहते हैं, इसकी शुरुआत अर्थात जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। चलिए इसकी स्थापना पूछा गया है, जवाब क्या बनेगा, 24 नंबर में जवाब दीजिएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, जवाब दीजिएगा, ठीक है, आंसर आपका हो गया। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण आधार योजनाएं तैयार करना है। मतलब देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो आपकी योजनाएं बनाना है कौन से संगठन के माध्यम से होता है, यहाँ पर 25 नंबर में तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी, नाबार्ड के माध्यम से, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा यह आपका किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, नाबार्ड हो जाएगा, नाबार्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है। चलिए मुद्रा का तात्पर्य पूछा गया, मुद्रा का तात्पर्य क्या हो जाएगा। चलिए क्या होता है मुद्रा, तो याद रखिए मुद्रा का मतलब माप होता है, क्या मुद्रा का तात्पर्य होता है मुद्रा का माप, क्या मुद्रा का माप, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ था, 27 नंबर में। चलिए राष्ट्रीयकरण की बात करता है तो आपको याद होना चाहिए कि आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन स्थापना की बात करता है तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए बताइएगा 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर 28 नंबर में आप सभी का जवाब बिल्कुल से सही आना चाहिए। तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका वित्त सचिव, बिल्कुल सही है। याद रखिए वित्त सचिव आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, वित्त सचिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखो जो आपके और बड़ी नोटें होती हैं 2 रुपए 10 रुपए, है ना, इनमें जो आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो चलिए बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी वो किस वर्ष की गई थी। इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देना चाहिए। आप सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है 35। तो अभी अभी हमने बताया कि स्थापना की बात करता है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 1935। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करता है तो आपका जवाब हो जाएगा 1949। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बताइएगा कि जो दूसरी बार को राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना, ये कब किया गया था और किसके 1980 में हुआ था और यहाँ पर कितने बैंकों को किया गया था। चलिए आपका जवाब आ रहा है 8। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 8 होगा, सी होगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी भी आ रहा है। तो देखो 6 बैंकों का हुआ था, देखो 14 6 20 कितने, ऐसे याद रखिएगा कि आपके 14 पहले हुई थी 1969 में। कब, 1969 में। और इसके बाद में 6 और हुई थी, ये टोटल हो गई थी 20। कितनी हो गई थी, 20। इनमें से एक का विलय कर दिया गया था, तब हो गई थी कितनी, तो आपके 19। अब यहाँ पर बहुत ऐसी विलय हो गया है। वर्तमान में कितनी बची हैं, तो 12 बच्चे हैं। याद रखिएगा राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अब आपकी कितनी बची है, तो 12 बची है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। चलिए 31 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 31 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये जीवी रामकृष्ण है। कौन है, विनिवेश आयोग से संबंधित है आपकी जीवी रामकृष्ण है। ठीक है, जीवी रामकृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर अवमूल्यन कर रहे हैं और अवमूल्यन होता क्या है, यहाँ पर 32 वाले का जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिएगा हमने बताया था कि अन्य देशों की तुलना में जब आपकी मुद्रा क्या हो जाए, बहुत ही कम होने लगे, तो समझो कि आपको जरूरत है क्या, आपकी मुद्रा को अवमूल्यन कर दीजिएगा। तो
तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिएगा कि आपके यहाँ पर रुपया कितने हैं, तो रुपया आपके कह सकते हैं कि मान लो 74 रुपया है, और वहीं पर जो डॉलर है वो आपका $1 बराबर कितना 74, क्योंकि वर्तमान में डॉलर का रेट कितना है 74 दशमलव कुछ रुपए आपका चल रहा है आपके मंथ के अकॉर्डिंग। ये बढ़ता रहता है घटता रहता है। वैसे आप लोगों ने यहाँ पर 70 पढ़ा है, 70 तो आपका है, लेकिन 70 से आगे भी हो जाता है और कम भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब वाले हैं उनके पास जो पेमेंट आता है वो डॉलर का कन्वर्ट करके आपके रुपए में आता है, ठीक है ना। याद रखिए इसका रेट बदलता रहता है। आज के डेट में देखा जाए तो 74 दशमलव कुछ पैसे यहाँ पर रेट चल रहा है इस मंथ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि किस वर्ष भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए बताइएगा कौन से वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 1969। अभी अभी हमने बताया था 1969 में किया गया था 14 बड़ी बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है बिटकॉइन क्या है। तो चलिए इस समय बहुत ही प्रचलित में आपका चल रहा है, एक करंट अफेयर में भी क्वेश्चन चल रहा है और आपकी इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। कह रहा है बिटकॉइन क्या है। चलिए 34 का जवाब दीजिए बिटकॉइन। कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था शायद इसके पहले की क्लास में, तो बताइए बिटकॉइन जो होता है क्या होता है। यहाँ पर याद रखिए एक डिजिटल मुद्रा का एक स्वरूप है ना, ये एक डिजिटल मुद्रा का क्या है, एक स्वरूप है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो ये बताइएगा कि बैंकिंग क्षेत्र में जो उसके महत्वपूर्ण सुधार में से एक सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए 35 नंबर में तो देखिए पहला पॉइंट दिया है घटी हुई CRR और आपका SLR, ठीक है, ये तो बैंक से रिलेटेड आपका है। ब्याज दर का विनिमय ये भी आपका है, नई पीढ़ी बैंक ये भी है, लेकिन वर्धित SLR ये आपके बैंक क्षेत्र से संबंधित सुधार से नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि काफी लोगों के जवाब भी आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जिसका इंतजार था, है ना, तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन दिया है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। चलिए नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं, नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपको जवाब देना है और आपका जवाब आ रहा है बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्थात जो आपके ग्रामीण एरिया को है इसको विकसित करने के लिए यहाँ पर आपका किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो डेट याद रखिएगा 12 जुलाई। कब, तो आपके 12 जुलाई। लेकिन हमने आपको 12 जुलाई बताया है, लेकिन ईस्वी आपको बताइएगा, जल्दी से बताइए कि 12 जुलाई कौन से सन को, ईस्वी बताइए। 1982। बहुत अच्छे, याद रखिएगा कि आपकी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। एक विकास बैंक के रूप में है जो कि नाबार्ड को समन्वित ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। क्लियर है इतना सब पॉइंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है स्वतंत्र भारत में पहली बार कह सकते हैं मुद्रा विमुद्रीकरण जब किया गया, ये कब किया गया। यहाँ पर देखो पूछा गया है स्वतंत्र भारत, हाँ, तो चलिए 37 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब किया गया। चलिए यहाँ पर जवाब, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। देखिएगा ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1978 में। कब, 1978 में ये पूछा गया है। स्वतंत्र भारत पूछ लिया है, क्या स्वतंत्र भारत पूछ लिया है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो आपका 1948 होता है ना, 1948, लेकिन यहाँ पर जो बोल दिया है उसके अनुसार आपको सही करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, हाँ ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता, ये क्वेश्चन पूछ लेता कि विमुद्रीकरण जो अभी हाल ही में हुआ है वो कब हुआ था, तो हाल ही में अगर होता तो हम लोग 2016 को बोल देते, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है कि जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। मतलब एक ऐसा भी आपका अधिनियम है, ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। यहाँ पर एक आपका धारा है, कह सकते हैं एक अधिनियम है। ये 38 का जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि आरबीआई अधिनियम की धारा जो 7 है, कौन, आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत आपका प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था। ये बताइएगा कि जो आपके आरबीआई की स्थापना हुई थी तब उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। चलिए बताइएगा इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर 39 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी, आपकी कोलकाता में। याद रखिए जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो आपके कोलकाता में था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। यहाँ पर देख सकते हैं एक टैगलाइन दी गई है कि किसका टैगलाइन क्या है ना, इसको हमें देखना है क्या टैगलाइन आपका हो सकता है। देखो दिया गया है कि भारतीय नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है वो आपका क्या है, एक बैंकर टू एग्री इंडियन। क्या, एक बैंकर टू एग्री इंडियन ये आपका है। लेकिन यहाँ पर पूछा है पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखिए गलती आपकी बी वाले में है। ठीक है, गलती क्या है, बी वाले में गलती है, क्योंकि पंजाब बैंक ने कहा था जहां सेवा की जीवन ध्येय है। क्या, जहां सेवा ही, इन्होंने कहा था जहां सेवा ही क्या है, जीवन का ध्येय है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, और अच्छा पंजाब और सिंध बैंक ने कहा था, माफ करिए, पंजाब और जो एक बैंक आपका है पंजाब और सिंध बैंक, दोनों मतलब एक ही नाम से है, वो जहां सेवा ही जीवन का ध्येय है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब बैंक की अगर बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, तो इसका है भरोसे का प्रतीक। क्या है, ये भरोसे का प्रतीक है, भरोसे का प्रतीक इसका टैगलाइन है, भरोसे का प्रतीक, ये इसका टैगलाइन है ना। और अगर आपके ऑप्शन में एक ये मिल जाता पंजाब और सिंध बैंक, क्योंकि आपको कह सकते हैं कि एक बैंक और है ना पंजाब और सिंध बैंक, तो पंजाब और सिंध बैंक अगर हो जाता तो वहां हो जाता कि जहां सेवा ही जीवन का ध्येय है। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो सकता है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, है ना। याद रखिए ऑप्शन आपका बी ये गड़बड़ी था। क्या गड़बड़ी है, आपके सामने मिल गया कि भरोसे का प्रतीक ये पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है। क्लियर हो गया है। चलिए कोटक महिंद्रा का क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल, और देना बैंक क्या है, तो आपका स्टेट फैमिली बैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत है, पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। ऑप्शन बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। ये बताइएगा कि भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। याद रखिएगा कि आपके भारत सरकार के पास है। किसके पास है, तो भारत सरकार के पास अधिकार है। यहां पर याद रखिए ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक अधिनियम आया था 1906 का अधिनियम। ठीक है, 1906 का अधिनियम के अनुसार आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हमने आपको बताया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। याद रखिएगा घाटे की अगर वित्तीय व्यवस्था है तो आपकी क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की यहाँ पर व्यवस्था आ जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति मिल जाती है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, कह रहा आपसे वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। चलिए इसे क्या कहते हैं, तो जो अभी आपने जो पढ़ा वही आंसर मुद्रास्फीति। याद रखिएगा मुद्रास्फीति की परिभाषा ही लिखी गई है कि वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है उसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ये परिभाषा होती है, इसी परिभाषा को आपको पढ़ भी लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है। यहाँ पर बताइए तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका देते हैं आपके 44 नंबर में, और इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि समस्त खातों के शेष के लिए, संपत्तियों तथा दायित्वों का तलपट के लिए, व्यापार की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण के लिए, या लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर। याद रखिएगा तलपट जो होता है ये बनाया जाता है किस उद्देश्य से, तो लेखांकन की जो प्रविष्टियां हैं इनकी गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है। ये बताइएगा कि कौन सा क्रेता एकाधिकार का, ठीक है, किसका एकाधिकार का जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है, 45 नंबर में। चलिए 45 नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका दिया भारतीय रेल, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, खुदरा व्यापार और आपका चाय बोर्ड। याद रखिए जो चाय बोर्ड है, चाय बोर्ड ये क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके अगले दिया गया है, एक समीकरण दिया है कि सही समीकरण इनमें से क्या होता है।
देखो यहाँ पर दिया है मूल्य लेखांकन समीकरण क्या होता है। मूल्य लेखांकन समीकरण क्या होता है, तो देखो दिया गया है कौन सा, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं ताकि इधर उधर आप ना भटकें, सीधा सीधा जवाब हो जाएगा। संपत्ति बराबर होता है देयता प्लस आपकी इक्विटी। क्या क्या, संपत्ति जो आपकी होती है देयता और आपकी इक्विटी, ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है। एक परिभाषा और आपकी मिल गई जो कि इकोनॉमिक्स से ही है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहते हैं क्या, तो पूंजी का लाभ अनुपात होता है। तो ये भी परिभाषा नोट करिएगा, ये परिभाषा से क्वेश्चन आपके बने हैं आपके इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन आपके हैं। तो पूंजी लाभ अनुपात जो होता है ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहते हैं पूंजी लाभ अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है। चलिए बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 48 नंबर में। तो ये होता है ब्याज का भुगतान। क्या होता है, ब्याज का भुगतान होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ये गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण है ब्याज का भुगतान। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। राजस्व व्यय का, तो राजस्व व्यय जो होते हैं है ना, इनमें से कौन हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीदारी, एक प्रिंटर की मरम्मत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर, यहाँ पर एक प्रिंटर की जो मरम्मत है ये राजस्व व्यय का क्या है, एक उदाहरण है। ऑप्शन क्या बनेगा इसका, सी नंबर राइट हो जाएगा। ये राजस्व व्यय में चला जाता है, इसकी जो मरम्मत के जो पैसे होते हैं कुल मिला के मरम्मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या रखा गया है। तो ये बताइएगा जीएसटी में जो आपके प्रारूप हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो महंगा आपका परसेंटेज है वो कौन सा है, 18, 25, 28 या 32। जवाब इनमें से क्या बनेगा, तो देखिए आपके पहले जो रखा गया था वो 18% था, लेकिन दोबारा से जब आपका हुआ तो आपके 28% इसका मैक्सिमम रख दिया गया है। याद रखिए इसका जो आपका उच्चतम प्रतिशत आपका है वो आपका 28%, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होती है। याद रखिएगा किसी भी सामान के वर्गीकरण करना है इसके लिए यहाँ पर वस्तु विनिमय और कोडिंग प्रणाली जो होती है ये किसके लिए लाभकारी हो सकती है, तो ये याद देखिए 51 नंबर में यहाँ पर याद रखिएगा जो ऑप्शन सी नंबर है, कौन, ऑप्शन सी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए जो सामान होते हैं उनका वर्गीकरण अगर आपको करना है तो उसके लिए वस्तु विनिमय विवरण और कोडिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। लाभकारी हो जाता है, आसानी हो जाता है जो सीमा शुल्क और आपके उत्पाद शुल्क के सामान होते हैं। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट आंसर पर ही फोकस करें। ठीक है, चलिए, और आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। तो ये बताइएगा कि जीएसटी की जो पुष्टि की गई थी वो सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जवाब बनेगा कौन सा, चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। मतलब इजी क्वेश्चन था, आपने जवाब बिल्कुल 100% दिया है और हमें खुशी होती है कि जो आपका इजी क्वेश्चन है उसको आपने पूरा 100% से सही दिया है और बिल्कुल जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। चलिए, भारत में जो कृषि पर आयकर लगाते हैं वो किसके द्वारा होगा, स्थानीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, किसके द्वारा। चलिए ऑप्शन आ रहा है ये राज्य सरकार के द्वारा कृषि पर आयकर होता है, राज्य सरकारों का होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। एक क्लास हम आपको अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में स्पेशल दे देंगे, है ना। तो चलिए बताइएगा कि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या रहेगा, आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या आपका निगम कर, कौन सा जवाब बनेगा। तो देखिएगा आयकर जो आपका है या प्रत्यक्ष है, संपत्ति प्रत्यक्ष है, निगम कर भी प्रत्यक्ष है, लेकिन जो सेवा कर है, क्या जो सेवा कर होता है ये आपके अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। भाई निगम कर मत लगाइए, ये तो आपका कह सकते हैं डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जिसे हम लोग सर्विस टैक्स बोलते हैं, सेवा कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय संख्या नहीं है।
बताइए इनमें से जनजाति जो संख्या है वो है ही नहीं है, ये बताइए कहाँ पर नहीं है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा जनजाति वाला तो आप लोग देख लीजिएगा, सर्च करिएगा, ठीक है, तो शायद आपको मिल जाएगा। हमने बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया भी था कि आपके कह सकते हैं 2-4 आपके ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपके है ही नहीं। तो चलिए 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपके हरियाणा में। कहाँ पर? तो आपके हरियाणा में आपकी जनजाति संख्या है ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चलिए क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? जनसंख्या का घनत्व जो सर्वाधिक है ये आपके कहां पर है? आपका जवाब देना है, और काफी लोगों ने बहुत ही अच्छा और सुंदर जवाब दिया है। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर आपका बिहार। चलिए लेकिन भाई यहाँ पर ए नंबर कैसे हो जाएगा? ए नंबर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर दिया है जनसंख्या का घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व ए नंबर कैसे लगा रहे हो? यहाँ पर बिहार लगाना है। मतलब देखा जाए बिहार में क्या है कि भैया यहाँ पर ज्यादा लोग हैं और जगह बहुत कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर जन्म दर से क्या अभिप्राय है? आपने पढ़ा होगा जन्म दर, तो ये जन्म दर होता क्या है? चलिए 57 नंबर में जन्म दर क्या होता है देख लेते हैं। क्या आपसे किसी एक वर्ष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर देखो 100 वाले में फोकस करिए, 1000 वाले में डी वाला, कि किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा जन्म दर क्या बोलते हैं कि किसी एक वर्ष में, क्या किसी एक वर्ष में 1000 प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। मतलब कि यहाँ पर एक वर्ष में देखा जाए, एक वर्ष को कर दिया जाता है कि 1000 अगर बच्चे आपके पैदा हुए हैं उनमें कितने बच्चे जिंदा हो रहे हैं, है ना? तो भाई कितने बच्चे जिंदा हो रहे हैं, यही होता है जन्म दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है? यहां पर बताइएगा आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है एनपीपी से क्या अभिप्राय है। चलिए 58 नंबर में लॉक करिएगा एनपीपी। यहां पर याद रखिए ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर ये नंबर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक आपकी है? चलिए अब देखा जाए, अब आपके भारत में, है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको बताया था कि 7 आपके ऐसे हैं जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है ना, वैसे आपके भारत में पूछ लिया है। और अगर भारत की बात करता है तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 53 आपके ऐसे हैं, 53। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। 53 आपके हैं जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी यहाँ पर आपकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 और 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि थी? ये बताइए ऐसा भी राज्य आपका था जहां पर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक आ गई थी, है ना? वहां पर वृद्धि नहीं हुई, ऋणात्मक हो गई। मतलब कह सकते हैं कुछ आपके बुढ़ऊ थे जो टपक गए होंगे और कुछ बहुत आपके बच्चे पैदा हो गए। इसका मतलब है कि ऋणात्मक रहा होगा, पॉजिटिव नहीं गया था। यहाँ पर 60 नंबर में जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नागालैंड, तो बिल्कुल जवाब सही है, नागालैंड यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि वहां पर बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे 10 साल, ऐसा नहीं होता। मतलब कह सकते हैं जो युवा वर्ग थे, बुढ़ाऊ वगैरह थे, इनके मरने की संख्या ज्यादा थी और पैदा होने की संख्या कम थी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है? चलिए 61 नंबर में जनसंख्या सघनता है, तो अभी अभी हमने इसी बात पर फोकस किया था, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं कि बस क्वेश्चन को देखना है और आंसर आपको लगा देना है ना। ये इकोनॉमिक्स से इतना आसानी से नहीं था। चलिए तो आपकी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखो आपके बिहार तो है नहीं है भाई, बिहार तो आपका है नहीं है, तो भाई पश्चिम बंगाल भी तो आपका है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर। मतलब वही बात कर रहा है, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। जनसंख्या घनत्व में जब आपका बिहार नहीं है तो ऑप्शन कौन दिया है? पश्चिम बंगाल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सिक्किम, तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिक्किम आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर जो आपका यूपी होता है, उत्तर प्रदेश, वहां पर सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलो इनको हम थोड़ा
चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो यहाँ पर देखो ये वर्तमान में पूछा है, 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको बताना है। तो याद रखिए लगभग 53 मिलियन, कितने 53 मिलियन। ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जो जनघनत्व है ये कितना है। तो बताइएगा कि जो जनघनत्व है ये कितना हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 64 नंबर में ऑप्शन आ रहा है 382, तो ऑप्शन आपको लॉक करते हैं। याद रखिए 382 है, कितना है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है। मतलब देख सकते हैं भारत की आबादी का औसत आयु सीमा ये आपसे पूछा गया 65 नंबर में। तो 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत की आबादी की औसत आयु सीमा जो आपका दिया है यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर 25 से 30 साल। क्या दिया है, 25 से 30 साल दिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 1951 के, देखो अब आपसे क्या पूछा है, 1951 दिया गया है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। भारत में जो साक्षरता दर थी वो क्या थी, याद रखिए बहुत ही कम थी, बहुत ही कम, मतलब 18.33%। कितनी थी, 18.33% थी। मतलब देखा जाए गुलामों के सभी क्या, मतलब अंग्रेजों के सभी क्या हो गए थे, गुलाम हो गए थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो आपका था वो कितना था। यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या बनेगा, 67 नंबर में। तो याद रखिए उस समय कितना था, तो आपका 946, मतलब 1000 पुरुषों में यहाँ पर कह सकते हैं 947 आपके थे। यहाँ पर मतलब 1000 पुरुष जैसे काउंट किए जाते हैं उनमें से 946 क्या महिलाएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा। चलिए यहीं पर देख सकते हैं 68 नंबर में आपने पढ़ा है 17%। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यहाँ पर 17% आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जा सकता है। मतलब देखो बोला जाता है ना सर्वाधिक साक्षर कौन है, तो ये बताइए साक्षरता दर जो आप होती है, अगर आपको पढ़ा होगा तो ये बताइए साक्षरता दर होती क्या है, साक्षर किसे कहते हैं। क्या वो बीए पढ़ा होना चाहिए, क्या इंटरमीडिएट पढ़ा होना चाहिए, किसे कहते हैं साक्षर। तो याद रखिए 89 नंबर में यहाँ पर जो आपका दिया गया है और आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर देखिए। चलिए कह रहे हैं कि 7 वर्ष इससे अधिक वाला व्यक्ति, मतलब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7 वर्ष या अधिक का कोई भी भाषा का समझदार पढ़ लिखता है ना, कोई भी भाषा समझदार हो या समझ कर पढ़ लिख सकता हो उसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। अब ये पूछा गया है सर्वाधिक साक्षरता दर जो आपकी है वो कहां पर है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं और 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, केरला। केरल में अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, तो आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा, आपकी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो मतलब हमने इकोनॉमिक्स के माध्यम में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही जनगणना आ जाती है, जनगणना जो आपका भाग है ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट था, तो इकोनॉमिक्स में हमने जनगणना को भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे वो आपके कवर हो गए। अब यहाँ पर बताइएगा कि महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। कुल मिला के इन्होंने चाहा था गांधी जी ने कि हम क्या करें, एक आदर्श गांव की स्थापना करें। क्या, एक आदर्श गांव की स्थापना करें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आदर्श गांव की सिफारिश उन्होंने किया था। अब आपने देखा होगा जो एडवर्टाइज वाले हैं और गांव-गांव में गली गली में एक जो बैनर चिपके होते हैं वहां पर भी लिखा है गांधी जी का एक सपना आदर्श गांव हो अपना, है ना। ऐसा आपने सुना होगा कि गांधी जी का सपना आदर्श गांव हो अपना, ऐसा शब्द आपने लिखा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी। तो बताइएगा कि 9 मई 2015 को कौन सी प्रारंभ नहीं की गई, 73 नंबर में। तो चलिए, अटल पेंशन योजना,
जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, 3 योजनाएं इस दिन आपकी यहाँ पर प्रारंभ की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिन आपकी नहीं हुई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए डी नंबर आपका बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या बताइए। रोजगार के जो अवसर हो रहे हैं इनकी कमी हो रही है, इसका सबसे बड़ा व्याख्या इनके सामने देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आपका हो सकता है। कह रहे मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि रोजगार के अवसरों की कमी सबसे सही व्याख्या बता रहा है कौन, तो आपका बी वाला, ये श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, बी नंबर 74 का ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। वास्तविक अपना टाइम ये नहीं देते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्विभाजित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र को देख रेख कर रही है। देखिए कह रहा है कि गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र को देख रेख कर रही है। ये कौन सी समिति है, यहाँ पर 75 में, तो ऑप्शन हो जाएगा ये है आपकी एस तेंदुलकर समिति। एस तेंदुलकर समिति है जो गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने के लिए और देख रेख कर रही है, एस तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, चलिए आपसे प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पाद में कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है कि लैंग्वेज को बढ़ाया गया है, घुमाया गया है, लेकिन इसका आंसर हमने आपको बताया था। बताइएगा कि यहाँ पर दिया गया है, फिर से हम पढ़ देते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो कुछ श्रमिक उत्पाद में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपकी हो जाएगा अल्पकालिक या अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी या असंगठित, ऑप्शन बी। देखिएगा इसे हम लोग अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं, जिसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। हमने आपको ये बताया था कि कोई भी कार्य करना है, मान लो खेत में काम करना है, एक घर में 5 व्यक्ति हैं, काम केवल हो जाएगा 3 लोगों में, लेकिन 2 लोगों को और बटोर लेंगे। चलो बउआ तुम चलो, वो तुम चलो जाओ, पढ़ने बाद में चले जाना, पहले खेत का काम कर लो, पढ़ाई बाद में कर लेना, है ना, ये काम हो जाएगा रात में। मतलब 2 बच्चों को एक्स्ट्रा ले गए थे, वही जो 2 एक्स्ट्रा ले गए थे, यही तो छिपी हुई बेरोजगारी है। काम करना चाहते नहीं है, मतलब पूरा अपना जो समय है, आपके अंदर क्षमता है, वो पूरा इन्होंने समय नहीं दिया है, 2 लोगों का टाइम बर्बाद कर दिया है। यही होती है आपकी अंतर्निहित या छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 प्रकार के राशन कार्ड, एक है आपका अंत्योदय कार्ड, दूसरा है बीपीएल कार्ड और तीसरा है एपीएल कार्ड में सर्वाधिक गरीब लोगों का राशन कार्ड कौन सा है। तो चलिए 77 का जवाब देना है, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि सर्वाधिक गरीब लोगों का जो राशन कार्ड है कौन सा है, जवाब दीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किसके किसके पास कौन सा कार्ड है, जल्दी से कमेंट करिए कि किसके पास कौन सा कार्ड है, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड या एपीएल कार्ड। जल्दी से कमेंट भी कर दीजिए, हम भी देख लें। चलिए बीपीएल आ रहे हैं और हमका अंत्योदय आ रहे हैं, चलिए अंत्योदय हैं। चलिए काफी लोग हैं, हर प्रकार के यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो देखिए 77 का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा, जो अंत्योदय कार्ड होते हैं, या देखिए अंत्योदय वाले शायद इनको क्या होता है, शायद 107 रुपए में इनको 7 पसेरी गल्ला ऐसा कुछ मिलता है। मतलब देखा जाए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, अंत्योदय कार्ड होता है, ये सर्वाधिक गरीब लोगों का राशन कार्ड होता है। याद रखिए ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, हम जानते थे कि कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा इस क्लास में जो महान कार्य करेगा कि मेरे पास, हम सोच रहे थे कोई इसने बोला ही नहीं है कि मेरे पास तो आधार कार्ड है, मेरे पास तो वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास पासपोर्ट है, बोला ही नहीं, लेकिन देखिए बोल भी दिया, कितनी अच्छी बात है। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही वो लोग बन जाते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मंडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। देखिए यहाँ पर 78 वाले में जो ऑप्शन बी नंबर है, देखिए
एक आपकी योजना आई थी, कौन सी? पूरा योजना आई थी। इसके माध्यम से शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए, ठीक है ना, पूरा मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाओं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। ये पूरा जो आपकी आई थी, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। हमने आपको लेखपाल की जब क्लासें दी थी तो हमने लेखपाल में पूरी तरीके से योजनाएं जितनी है हमने पूरी कवर कर दिया था लेखपाल की क्लास में, क्योंकि हमें पता है लेखपाल से पूरा लेखपाल कहाँ से है? ग्रामीण परिवेश है। और ग्रामीण परिवेश की अगर बात करते हैं वहां पर योजना पढ़ लो तो आपकी कह सकते हैं मुख्य रूप से काम खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वित्तीय समायोजन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं इस प्रश्न का जवाब हमें सभी से चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताया था इसके बारे में। तो चलिए जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ये बताइए कब से ये प्रारंभ की गई? क्योंकि हमने बताया था घोषणा की गई थी ये आपकी 15 आपके अगस्त को, लेकिन इसकी जो प्रारंभ किया गया वो कब किया गया था? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 79 को, ऑप्शन डी नंबर दे रहे हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमें मजा आ गया आप लोगों के जवाब को सुनकर, क्योंकि हमने जो पढ़ाया है उसको आपने सही कर दिखाया। याद रखिए 28 अगस्त 2014 से ये स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना। स्टार्टिंग हुई थी कब? तो 28 अगस्त 2014 से, लेकिन घोषणा की गई थी स्वतंत्रता दिवस 2014 से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो चलिए बताइएगा इस प्रश्न का जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देते रहिएगा, बेहतरीन जवाब देते रहिएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? चलिए 80 का ऑप्शन अगर बात करते हैं तो याद रखिए ये है आपका झारखंड। कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपका झारखंड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वहीं पर अगर आपसे ये पूछे कि मिजोरम कौन सा ये बन गया है, तो मिजोरम जो कह सकते हैं उदय योजना में शामिल होने वाला ये 27वां राज्य है, ठीक है। क्योंकि मिजोरम अभी हाल ही में जब जुड़ा है तो उसका नाम आएगा, तो ये 27वां नंबर में जो जुड़ा है वो आपका मिजोरम जुड़ा है, ठीक है। और इससे संबंधित क्या है? बिजली वितरण कंपनी, ये शुद्धिकरण से आपका है, कह सकते हैं समृद्धि करने से आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरुआत की गई। चलिए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत की गई, तो कौन सी यहां पर शुरू की गई? यहां पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। याद रखिएगा यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा भरा जाएगा, यहां पर खाली स्थान भरा जाएगा क्या? सी नंबर, कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। बताइएगा क्या आपसे हृदय योजना का संबंध है? देखो हमने बताया था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपकी करंट अफेयर कंप्लीट होती है, और करंट अफेयर में जो आप लोग ढूंढा करते हैं चैनल में जा करके योजनाएं पढ़ाइए, इसे हमने पढ़ा दिया है। अब देखिए वही आपके सामने निकल कर आ रही हैं। तो चलिए हृदय योजना का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो ऑप्शन आ रहा है डी। यहाँ पर याद रखिएगा विज्ञान तकनीकी होगा क्या, या आपका यहाँ पर विरासत होगा? तो देखो हृदय योजना आपका होता है कौन सा? डी नंबर, कि राष्ट्रीय विरासत विकास, मतलब कि विरासत शहर विकास और कह सकते हैं इसको विस्तार के लिए, सुलभ जानकारी के लिए, माहौल को बनाने के लिए यहाँ पर जो शुरू किया गया, ऑप्शन डी आपकी हृदय योजना है, राष्ट्रीय विरासत विकास से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार द्वारा ई रकम, क्या ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ये बताइएगा ये सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? 85 नंबर में। और 85 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। ये है क्या? कि कृषि उत्पाद बेचने के लिए, अर्थात जो कृषि प्रोडक्ट होते हैं आप लोगों के पास, उनको आसानी से और सुविधाजनक से आप कह सकते हैं उसे बेच सकते हैं। तो ये रकम जो हो जाएगा कृषि उत्पाद बेचने के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? यहाँ पर जवाब देना है 86 नंबर में। तो चलिए 86 की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय कृषि बाजार 86 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 80 नंबर, कि कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार संघ, ठीक है। राष्ट्रीय उपज, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार संघ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार कृषि उत्पाद के मौजूदा 10% से भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता का 3 गुना करने की योजना बना रही है।
मतलब देख सकते हैं 10% खाद्य प्रसंस्करण है, इसकी क्षमता को 3 गुना करने की योजना बना रही है और देश के मेगा फूड पार्क के लिए 6000 करोड़ का निवेश किया गया है। यह निम्नलिखित मते में किस योजना का एक भाग है? अर्थात ये जो सब पूरा लिखा गया था, ये योजना जो आपकी है, अर्थात कह सकते हैं जो मौजूदा कृषि इसको 3 गुना कर देंगे, है ना, और साथ में जो आपकी मेगा फूड पार्क आपके हैं 6000 करोड़ रुपए लगा है, ये सब किस योजना के तहत किया गया? ये योजना आपकी थी कौन थी? तो आपकी संपदा योजना थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी, संपदा योजना आपका जवाब राइट हो जाएगा, संपदा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का आरंभ किया या प्रारंभ किया? सूर्य शक्ति। आज आपको करंट अफेयर, आज आपको इकोनॉमिक्स, और आज यहाँ पर कह सकते हैं इकोनॉमिक्स भी आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 88 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। याद रखिएगा कि सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ यहाँ पर किसने किया? तो आपके गुजरात ने। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल पेंशन किस मंत्रालय के अधीन है? यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर बताइए कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल पेंशन, अटल मिशन जो आपका है ये किस मंत्रालय के अधीन है? अटल मिशन बताइएगा, जो आपका अमृत आपका दिया गया है, ठीक है, अमृत, ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पर 89 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर ए नंबर आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आता है। ए नंबर हो जाएगा आवास और शहरी मामले के अंतर्गत आपका आता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किसके लिए जुड़े हुए हैं? ये जो शब्द जोड़ा गया है किसके लिए है? बताइएगा। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट किसके महत्वपूर्ण के रूप में जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जवाब देखते हैं कितने लोग सही दे सकते हैं। चलिए याद रखिए, आपका यहाँ पर है आपका मेक इन इंडिया मिशन। कौन? मेक इन इंडिया मिशन के तहत ये जुड़ा हुआ है। जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट ये आपके किसके साथ जुड़ा है? तो मेक इन इंडिया मिशन। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की? चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित किया है? 91 में जवाब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी नंबर 100, है ना। 100 में जो मेघालय की शिलांग थी वो आपके 100 नंबर की आपकी स्मार्ट सिटी घोषित की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, घोषित कर दी गई है, अच्छी बात है। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? अर्थात जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है ये कितने क्षेत्रों पर आपका फोकस किया जाएगा? तो यहाँ पर 92 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 25 क्षेत्रों पर यहाँ पर फोकस होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? मतलब देख सकते हैं 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना, ठीक है, 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना जो कि आपके हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि पंचायत जो आपके उनको स्टार रैंकिंग देने के लिए, और ये कितने आपके सामाजिक मानकों पर आधारित है? 93 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 7, ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है। चलिए, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है, निर्भरता बढ़ा सकती है किसके आधार पर? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो कि आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय आय में। देखिए यहाँ पर ये बेरोजगारी में होगा क्या कि एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात अगर हो रहा है तो उसमें आपको बेरोजगारी होगा। आयात कर रहे हैं, आयात मतलब क्या हो जाएगा? आप खरीद रहे हैं, और जब खरीद रहे हैं इसका मतलब है कि आप गरीब है ना, आप बेरोजगार हैं तभी खरीद रहे हैं, नहीं तो आप निर्यात कर रहे होते, कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे होते, बेच रहे होते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? देखो हमने बताया था इकोनॉमिक्स में आपका सब कुछ कवर हो रहा है, आपकी कह सकते हैं जो आपकी योजनाएं थी वो भी कवर हुई, इसी में जनगणना कवर हो गई, इस इकोनॉमिक्स में कवर हो रही है, और जो बच्चे कुछ जो आपके कुछ पॉइंट इकोनॉमिक्स में होते हैं वो भी कवर किए जा रहे हैं। तो देखिए दो या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? 94 का ऑप्शन क्या बनेगा? याद देखिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि ये दूसरे देशों की बात किया गया है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार
शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, 95 क्वेश्चन लॉक करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपकी द हेग अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। यहाँ पर 96 का जवाब देना है और 96 का ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिए वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, यहाँ पर बताइए कहां पर स्थित है। याद रखिए न्यूयॉर्क में है, कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था। यहाँ देख सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार है ये किस लिए यहाँ पर चर्चे में आ गया था, इसका भी कारण आप देख सकते हैं। और आपके 98 का ऑप्शन क्या बन सकता है। पहला दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 30 वर्षों तक दूर रहने के बाद अंतः परिषद में शामिल हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए चर्चा में नहीं था, चर्चा में था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल पर जो निर्णय से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दिया था। तो इजराइल के ही कारण तो छोड़ा था ना, इजराइल से तो दिक्कत हो गई थी, इसी से नाराज होकर इसने छोड़ा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषाएं हैं वो आपकी कौन सी है। तो चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सरकारी भाषाएं हैं वो आपकी कौन सी हो जाएंगी। 99 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसो है, अरबी है और आपकी स्पेनिश है। कितनी हो गई हैं, तो अब आपकी यहाँ पर 6 है, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछे कि कार्यालय के अंदर जो प्रयोग की जाती हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंची की जाती हैं, लेकिन आपकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, तो आपकी ये हो जाएंगी, ठीक है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसो और आपके यहाँ पर अरबी और आपकी स्पेनिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया है कि सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, आपको क्वेश्चन हमेशा मिलता होगा सार्क की मुख्यालय। तो सार्क की पहली बैठक जो कि उनके मुख्यालय ढाका में हुआ था आपके बांग्लादेश में। हमने बताया भी है कि सार्क में जो सम्मिलित आपके हैं वो आपके 8 देश आपके हैं। इनमें से जो आपका म्यांमार है पड़ोसी देश, और आपका कौन सा, चीन। तो म्यांमार और चीन इसमें से शामिल नहीं है, अदर जितने भी आपके पड़ोसी हैं, है ना, और आपका भारत इसमें से शामिल है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। सकल घरेलू प्रसन्नता की जो अवधारणा है ये विकसित की गई है, ये किसके द्वारा, तो एक भूटान द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो आपके भूटानियों द्वारा। यहाँ पर 101 का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। सकल घरेलू प्रसन्नता की बात किया है भूटान। याद रखिए यहाँ के लोग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाएं कार्य करती हैं, ठीक है, यहाँ की महिलाएं भी मनुष्य के बराबर ही कार्य करती हैं। याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। ये क्वेश्चन आपको मिलता होगा मॉडल पेपर में, देखिएगा आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जुड़े हैं, कह रहे हैं सर 101 क्वेश्चन आएंगे क्या। तो भैया 101 क्वेश्चन पढ़ लोगे, 101 क्वेश्चन जो पढ़ाए जाएंगे, हम तो दिन में 1000 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो क्या 1000 क्वेश्चन आएंगे क्या। चलिए बताइएगा 102 का ऑप्शन, यहाँ पर 102 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी। याद रखिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा, तो आपकी वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है क्रीमी लेयर संबंधित है। एक शब्द आपका होता है क्रीमी लेयर, ये जो क्रीमी लेयर शब्द है ये किससे संबंधित है, 103 का जवाब देना है। तो 103 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जुड़ा है जो कि आपके सामाजिक और आर्थिक हालात होते हैं, क्या, जो सामाजिक और आर्थिक हालात रहते हैं उन्हीं से जुड़ा ये शब्द होता है क्रीमी लेयर, पूछा गया है। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन वित्तीय संस्थान नहीं है। चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कौन वित्तीय संस्थान नहीं है। यहाँ पर देखिए 104 में दिया गया है ICICI, IDBI, BCCI और IFCI। देखिए ऑप्शन जो बनेगा 104 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो BCCI है एक वित्तीय संस्थान आपकी नहीं है, सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 7वें वेतन आपको दिया गया है, 7वें वेतन आपको दिया गया है और आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो आपके AK माथुर, AK माथुर की बात करते हैं तो अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास
विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, ये कब की गई थी? यहाँ पर जवाब देना है 106 नंबर में। याद रखिएगा ये जारी की गई थी 2002 में, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में ये जारी की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो चलिए बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर जवाब देना है 107 नंबर में, और सभी का जवाब आना चाहिए क्योंकि हमने बहुत बार आपको बताया भी है। तो चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि कह रहा है RFP का पूरा नाम क्या है, जिसका उपयोग होता है IT सेक्टर में। ठीक है, IT सेक्टर में जो आपके RFP दस्तावेज होते हैं उनके संदर्भ में किया जाता है। तो आप बताइए कि RFP का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा 109 नंबर में? तो याद रखिए ये होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। क्या इसका पूरा नाम होता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है। ये कहां पर यूज होता है? IT सेक्टर में होता है। ये आपके दूसरे सेक्टर में नहीं होता है, ये सेक्टर दे दिया गया है IT सेक्टर, क्योंकि आप लोग दूसरा सेक्टर समझ लेंगे, इसलिए यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया रिक्जिट, ये क्या है भाई? यहां पर देखिए REXIT, ये है क्या? तो यहां पर बताइए क्या बन सकता है 110 नंबर में? ये आपका होता है कि रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। याद रखिएगा रघुराम राजन RBI गवर्नर से जब हटे, इस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है REXIT। ठीक है ना, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, दूसरा कुछ मत लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? मतलब देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का बाजार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए भारत है। कौन? तो आपका भारत है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, भारत है। ट्रैक्टर आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है? हमने मॉडल पेपर में आपको बताया भी था कि बताइएगा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसने दिया है? ये थे आपके कौन? JB से। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन? तो आपका डी नंबर, JB से। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? 113 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। कौन? तो ये है आपके RA फिशर। कौन? RA फिशर, ये सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने बनाया था? चलिए बताइएगा कि भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है ये बनाया किसने था? 81 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 81 में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री उदय कुमार। कौन थे भाई? याद रखिएगा, उर्जित पटेल मत लगाइएगा, ये आपके श्री उदय कुमार हैं। ठीक है, श्री उदय कुमार है, ये IIT बॉम्बे के, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं IIT बॉम्बे से हैं, है ना, और इन्होंने ही प्रतीक चिन्ह आपको बनाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना कब शुरू की गई? चलिए बताइएगा, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को तीव्रता प्रदान करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना कब शुरू की गई थी? 82 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 2008। क्या हो जाएगा? 2008 आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग सही देने वाले हैं जवाब। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब की गई? 83 नंबर में। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर 2004 में। याद रखिएगा कि कब की गई? तो आपके 2004 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना की, मतलब कह सकते हैं आरंभ किया गया, मतलब लगभग देखा जाए सभी राज्यों में शुरू कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? बताइएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत की गई थी वो किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो देखो यहाँ पर सबसे डेट पहले याद होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपके 1998 में, कब? 1998 में शुरू की गई थी। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे आपके कौन? आपके यशवंत सिन्हा। कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा डी हो जाएगा, यशवंत सिन्हा के समय। कब? तो आपके 1998 में ये आपकी शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो किसान है उनको आसानी से सुलभ बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो आपके केसी धारक आपके यहाँ पर हैं जो
चूंकि आप देख सकते हैं एटीएम की भी सुविधा उपलब्ध हो गई है, ठीक है, इस प्रकार के एटीएम भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई थी? तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये 7वीं थी। कौन सी? तो याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में थी, जो कि आपके 1985 से 90 में पहली बार क्या हुआ कि दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए इन्होंने उदारीकरण को प्राथमिकता दी थी। इसमें रोजगार सृजन किया और उत्पादन वृद्धि पर बल दिया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? चलिए बताइए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना किसके स्थान पर की गई है? चलिए यहाँ पर जो आप क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ये जो आपका है कौन, तो आपका योजना आयोग, इसी के स्थान पर बदलकर यहाँ पर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नोट करिएगा कि नीति आयोग का एक नाम ये भी है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति आयोग का ही नाम है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, याद रखिएगा, है ना। और ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना ये आपके 1950 में की गई थी, लेकिन जो नीति आयोग है इसकी 2015 में की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, जो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर दे तो कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किसे कहते हैं? नीति आयोग को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है रेक्जिट क्या है, REXIT क्या है, यहां पर बताना है 87 नंबर में। REXIT क्या है, यहां पर जवाब देना है 87 नंबर में। और 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही नंबर हो जाएगा रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था, यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन था। हमने बताया था ये शब्द प्रयोग हुआ है जब रघुराम राजन ने RBI गवर्नर से हटे थे, इसके लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के देखा जाए, जो रघुराम राजन है भारतीय रिजर्व बैंक में दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर देने से इन्हें ऐसा शब्द प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था कि अब हम ये कार्य नहीं करेंगे, अतः दूसरे कार्यकाल के लिए मना कर दिया है, ये शब्द उसी के लिए प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमसे दिया गया है यहाँ पर कि झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो चलिए, झुग्गी बस्ती जो आपके देख सकते हैं, लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं, है ना, इसके लिए कह सकते हैं एक योजना चलाई गई 2011 में। और ये योजना आपकी थी कौन सी? तो आपकी राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ये थी राजीव आवास योजना थी, जिससे झुग्गी जो बस्तियां हैं उनको यहाँ पर कह सकते हैं कि मकान वगैरह मुहैया कराया जाए, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 89 का जवाब देना है। तो देखिएगा, ये आपका कह रहा है संगठित कामगारों के लिए है या असंगठित? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि यह असंगठित कामगारों हेतु है। किसके लिए है? तो असंगठित कामगारों हेतु है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिए, इसमें पंजीकरण की जो आयु है वो 18 से 40, कितनी? 18 से 40 वर्ष तक आपकी है। याद रखिएगा, इसमें केंद्र सरकार का 50% और राज्य सरकार का 50% हिस्सेदारी है इसमें से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगठित कामगारों के लिए ये आपका है योजना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिषद में कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पर 90 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 90 का ऑप्शन देना है। याद रखिए 33 होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर 33 होते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। 33 होते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछे कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 101, कौन सा? 101 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और याद रखिए कौन सा आपका यहाँ पर कह सकते हैं अनुच्छेद था, तो 279 का ए में जोड़ा गया था, है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। क्लियर है इतना सभी पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अगर हम अपना गला फाड़ते रहें, तेज तेज से अगर गला फाड़ दें तो लोगों को बड़ा मजा आएगा, लगेगा कि हाँ कि आज मजा आ रहा है। लेकिन अगर हम आराम से पढ़ा दें तो लगेगा कि आज मजा नहीं आ रहा है। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? चलिए बताइए कि राष्ट्रीय आय जो किससे निर्मित होती है, बताइएगा राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? 91 का जवाब देना है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया कौन सा?
डी नंबर उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसे? उत्पादक गतिविधि द्वारा। अब यहाँ पर उत्पादक शब्द क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसी देश की वास्तविक आय होता है, वो भाग होती है जिसमें क्या होता है? विदेशी, क्या होता है? विदेशी में कमाई की गई जो आय होती है वो मौद्रिक मूल्य से मापा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा उत्पादक गतिविधि द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय आय का जो आकलन करते हैं वो किन किन माध्यम से करते हैं और किस माध्यम से नहीं करते हैं। तो देखिएगा राष्ट्रीय आय के आकलन में पहला पॉइंट जो दिया गया है सभी प्रकार की बचत का योग होता है। तो याद रखिए पहला पॉइंट ही आपका गलत हो गया है, सभी प्रकार की बचत का योग इसमें से शामिल नहीं होगा। वहीं पर जो सभी व्यय का योग है, ठीक है, सभी व्यय का योग आपका है और इसका दिया गया सभी प्रकार के आय का योग होता है और सभी प्रकार के निर्गतों का जो आपका योग होता है इनसे आपका होता है, लेकिन सभी प्रकार की बचत से ये आपका नहीं होता है। ठीक है ना, बचत को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नोट करिएगा कि बचत को हम लोग शामिल नहीं करते हैं आपके राष्ट्रीय आय में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? तो चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया है उज्ज्वला योजना, है ना। एक अभी योजना आई थी उजाला योजना, लेकिन ये कौन सी है? उज्ज्वला योजना है, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो चलिए जवाब देना है यहाँ पर 93 का ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए 93 का ऑप्शन काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, मतलब यहाँ पर बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन आपको देना है। ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नोट रहेगा इतना पॉइंट तो आपको याद है। अगर पूछ ले कि कब स्टार्टिंग की गई थी तो 1 मई को, याद रखिएगा 1 मई को, और 1 मई को यहाँ पर 2016, कब? 1 मई 2016 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? जो जीएसटी की दरें होती हैं 5%, 8%, 18%, 28%, ये जो आपकी हैं इनकी दरों का जो फैसला करता है वो कौन करता है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया है, तो चलिए जवाब देना है। यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा सही इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए तो देखिएगा यहाँ पर आपका पॉइंट दिया गया है पहला, कह रहा आपसे यहाँ पर देखो पहला दिया गया है केंद्र, फिर दिया गया है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग और फिर जीएसटी परिषद दिया गया है। तो कौन सा बनेगा? यहाँ पर बनेगा बी नंबर, मतलब कह सकते हैं जो जीएसटी परिषद है। कौन? जो जीएसटी परिषद है ये करती है इनके दरों का फैसला। कौन? जीएसटी परिषद करती है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी परिषद करते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी लागू की गई कब, तो 1 जुलाई 2017 से लागू की गई। तो हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ऑप्शन लिखा है भैया ये जो आर है ना, आर जो आपका लिखा है वो बी वाले में लिखा है, तो इसलिए इसका जो सही होगा कौन वाला? ये बी वाला सही होगा। बी वाला क्या लिखा है? आर, और आर क्या लिखा है? तो आपको ये लिखा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है 95 नंबर में। तो याद रखिए ये एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकता है, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन ए नंबर है कि एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से क्या करता है? रोकता है। हमने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जो आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसमें से अगर वो 18 रुपए सरकार ने तय कर दिया है कि 18 रुपये क्विंटल होगा, तो क्या होगा? इससे नीचे आपका रेट नहीं आएगा। ना ही कोई प्राइवेट वाले जो आपके होते हैं फरियादी वो भी इससे कम आपके नहीं लेंगे। वो लेंगे अगर आप लोग इच्छा है तो उनको दे सकते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे मंडी में, हमारा टाइम लॉस होगा, 25 पैसे की तो बात है, तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर जो 18 फिक्स होता है वो फिक्स होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपको हो जाएगा कि एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकता है जो समर्थन मूल्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कृषि विपणन सुधार हेतु नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कब लागू किया गया? तो चलिए बताइएगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो शुरू किया गया ये कब शुरू किया गया? तो चलिए आंसर आपको दिख ही गया है, तो यहाँ पर आंसर को देख लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 14 अप्रैल 2016 को। कब? तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को इसकी मतलब कह सकते हैं शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो अम्बेडकर जी हैं, कौन? अम्बेडकर जी आपके थे, अम्बेडकर जी, उनकी 125वीं उनकी 125वीं जन्मतिथि पर ये लागू भी किया गया था। तो ये डेट आपको याद होगा 14 अप्रैल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट दिया गया है मिनी रत्न। देखिए मिनी रत्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1997 में
ये आपका सही है, महारत्न 2010 और नवरत्न आपकी 1990। अच्छा, लेकिन ये 1990 वाला है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये आपके 1997 था। क्या ये 1997 से इनको आपकी अवधारणा प्रारंभ हुई है? इसमें से ऑप्शन क्या सी नंबर ये आपका गलत दिया है, यहाँ पर होना चाहिए 1997 होना चाहिए था। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया, भारत सरकार ने किस वर्ष 500 एवं 1000 रुपए के करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था? चलिए 99 का जवाब देना है कि 500 रुपए के नोट और 1000 रुपए की करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया। यहाँ पर जो जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई 99 का जवाब दे रहे हैं काफी लोग, तो चलिए हम आपके ऑप्शन को सही करते हैं। यहाँ पर जवाब आ रहा है 2016। चलिए भाई 2016 को अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल जवाब सही है आपके 8 नवंबर को, है ना। याद होगा कि आपके 8 नवंबर 2016 को यहाँ पर कैसे एक 500 रुपए और 1000 की करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा कौन सा? तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा, दस्तक अभियान, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 104 नंबर में यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना है। अभी आपने देखा था कि आपका ये वायरस फैल रहा था, जापानी इंसेफ्लाइटिस, है ना, इसका उन्मूलन करने के लिए यहाँ पर दस्तक अभियान यहाँ पर संबंधित है। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। ये बताइएगा, एक अभियान और था सबरी संकल्प अभियान। ये सबरी संकल्प अभियान क्या है? तो चलिए बताइए 105 नंबर में। याद रखिए, ये कुपोषण दूर करने के लिए था। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर, कुपोषण दूर करने से। काफी लोग कहते हैं सर योजनाएं बताइए। जब पर्सनल योजना बताई जाती हैं तो लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखो जनगणना पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर पढ़ाया, योजनाएं भी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपकी बड़ी हो रही है। नहीं तो 2 क्लास से देती इकोनॉमिक्स खत्म हो जाती। यही कारण है कि आपकी सब कुछ आपको मिल रहा होगा, है ना। तो सबरी संकल्प अभियान का जो संबंध है, ये कुपोषण दूर करने से है, कुपोषण दूर करने से है। याद रखिएगा। क्लियर इतना पॉइंट? 1 नवंबर 2017 को, कब? 1 नवंबर 2017 को यहाँ सरकार द्वारा ये आपकी शुरुआत। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।